सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सभी को पता है सीटेट पेपर 2 एसएसटी में 20 क्वेश्चन आप लोगों से एसएसटी पेडागोजी के पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को बेहतरीन ढंग से देख लिया, आपके 20 के 20 नंबर इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि एसएसटी पेडागोजी के क्वेश्चन अधिकतर लोग 10 ही कर पाते हैं। आधे क्वेश्चन वो गलत करके आ जाते हैं, उनको तरीका नहीं पता है कैसे इन क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्स बताऊंगा सोल्व करने की, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ टैग वर्ड की हेल्प से भी आपको बताने वाला हूं, ताकि पेपर के दिन आप लोग सभी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। 20 के 20 क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट हो जाएं और 20 नंबर आपको एसएसटी पेडागोजी से मिल जाएं। चलिए मैं यहां पर शुरू करता हूं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से कथन ज्ञान का विषय के रूप में इतिहास के स्वरूप के बारे में सही है? किसके बारे में? इतिहास के स्वरूप के बारे में सही है, आपको बताने हैं। इतिहास संपूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर है, बिना यह जांचे कैसे अतीत ने वर्तमान को प्रभावित किया। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितना भी इतिहास हम लोग पढ़ते हैं वो सारा कैसा है? पुराना है, अतीत का है, गुजरे हुए वक्त का इतिहास है। पहला तो करेक्ट हो ही जाएगा इतिहास के स्वरूप के बारे में। इतिहास अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही पक्षों में मानवीय चेतना के विकास की कहानी है। ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मानवीय चेतना के विकास की ही कहानी है इतिहास में। घटनाओं का क्रम है। इतिहास अतीत के घटनाक्रमों तथा भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों के बीच का संवाद है। ये भी करेक्ट आपका हो जाएगा। निरंतरता और सामंजस्य दोनों इतिहास के अपेक्षित गुण हैं। ये गलत आपका है, अपेक्षित गुण नहीं है। निरंतरता और सामंजस्य, डी यहाँ पर गलत। जिन जिन ऑप्शन में आपका डी है उसको सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगर आपने इन क्वेश्चन में आपने गलत साबित कर दिया तो फटाक से उत्तर आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखो और इस क्वेश्चन को करो। इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? एडी के स्थान पर बीसीई। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या मतलब होता है? एनो डोमिनी। वर्तमान, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे वर्तमान, ठीक है ना। जो इस समय टाइम चल रहा है, जैसे हम लोगों को 2026 लिखना है तो इसको लिखेंगे 2026 एडी, वर्तमान। यहाँ पर है बीसीई, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ईसा के जन्म से पहले। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, अर्थात गलत हो जाएंगी, है ना। और बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के स्थान पर एडी, क्योंकि ये वर्तमान है और ये ईसा पूर्व का टाइम है, दोनों समान नहीं है के स्थान पर नहीं हो सकता है। ये दोनों आपके गलत हो गए। बीसीई बिफोर कॉमन एरा के स्थान पर एडी, ये भी गलत है। बीसी के स्थान पर बीसीई का प्रयोग होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा पूर्व। क्या होता है? ईसा पूर्व इसका मतलब होता है। बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। दोनों एक ही बातें हैं, चाहे आपको बीसी लिखा मिले चाहे बीसीई लिखा मिले, दोनों एक ही बातें आपकी हो जाएंगी। करेक्ट, ठीक। तो फोर्थ विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और एडी क्या है? एडी वर्तमान है। बीसी क्या है? यह है ईसा पूर्व। बीसी को बोलेंगे ईसा पूर्व, एडी को बोलेंगे ईसवी, जो वर्तमान समय में चल रहा है, ईसवी इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो इतना आपको पता होना चाहिए, बीसी और बीसीई ये दोनों एक ही बातें हैं। करेक्ट। तो राइट आंसर क्या हुआ? फोर्थ विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, पेडागोजी का, बड़ा ही मजेदार। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां या साधन कक्षा में विद्यार्थियों को जेंडर, लैंगिक की संकल्पना को समझाने के लिए उपयुक्त हैं? जीवन के अनुभव, व्यक्तिगत या व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडीज, जनसभा का आयोजन, कहानियां। तो क्वेश्चन आपने समझा, क्वेश्चन में पूछा विद्यार्थियों को जेंडर, लैंगिक की संकल्पना समझानी है, उसके लिए जीवन के अनुभव भी काम में आएंगे, ठीक है ना। और खुद की केस स्टडीज भी इसमें काम आएगी। लेकिन जनसभा का आयोजन करना ये गलत है, ये बिल्कुल भी गलत है। जनसभा का आयोजन, यहाँ पर कोई भी मुद्दा ही नहीं उठता जनसभा का आयोजन करने का। सी जहां जहां पर उसको ढूंढ के हटाओ, मैंने हटा दिया। ए बी डी आपके सामने आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे में आपको गलत कथन की पहचान करनी है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी विद्यालय में शिक्षक रायपुर के भ्रमण की आयोजना बना सकते हैं? किस विषय के लिए?
यहाँ पर क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया, अच्छे से देख लिया, तभी क्वेश्चन को कर पाओगे। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, किस विषय के लिए छत्तीसगढ़ का कोई सरकारी विद्यालय का शिक्षक है वो रायपुर के भ्रमण की योजना बना सकता है? किस लिए? जनजातीय संस्कृतियां, मध्ययुगीन मुगल वास्तुशिल्प या मुगल वास्तुशिल्प, मध्ययुगीन वास्तुशिल्प। देखो आपको पता है छत्तीसगढ़ जनजातीय संस्कृति के लिए फेमस है ना। इसकी योजना बना सकता है जनजातीय संस्कृति के विषय पर। किस पर? जनजातीय संस्कृति के विषय पर। मुगल ये कुछ नहीं हो सकता। अगर दिल्ली की बात की जाती तो दिल्ली में आपका ये मध्यकाल का, मुगल काल ये वहां पर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आपका क्योंकि मध्य मुगल काल की वास्तुशिल्प अधिकतर मिट चुकी हैं, लेकिन रायपुर या छत्तीसगढ़ ये आपकी जनजातीय संस्कृति के लिए फेमस है। इस विषय पे भ्रमण किया जा सकता है। केवल ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन ऐसे बनता है पेपर में। अब ये क्वेश्चन देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे जो पेडागोजी के बनेंगे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से ही बनेंगे। इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। प्राथमिक स्रोत पर बनेगा, द्वितीयक स्रोत पर बनेगा, वो भी मैं आपको अभी आगे करा दूंगा। अगर आपके पास 5 से 6 दिन का वक्त हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर मैं नंबर लिख दूं आपका 9696400597। यह मेरा नंबर है, आप लोग सेव कर लेना। आपको 5-6 दिन में कंप्लीट एसएसटी की तैयारी करा दूंगा। मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं, जितने भी नए मित्र को ना पता हो 60 नंबर की तैयारी आप लोग कर लेना मात्र 5 से 6 दिन में। एसएसटी नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, मैं आपसे बात करूंगा और आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। 199 रुपए का नोट्स है, जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ मिलेगा और पूछे गए सभी वर्षों के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इस मोबाइल नंबर का, ठीक। कॉल कर लो, फटाक से नोट्स ले लो, 5-6 दिन में पूरा रिवीजन आपका हो जाएगा, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक। अब क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा। यहाँ पर कहता है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बंदरगाहों एवं ऐतिहासिक समुद्री मार्गों की अवस्थिति पढ़ाना चाहती है, उनको किस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए? अब ये मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। मानचित्र चैप्टर आपका है क्लास 6 की भूगोल की किताब में, है ना। तो बताओ, अगर किसी को बंदरगाहें दिखाने हैं मैप में या मानचित्र में, समुद्री मार्ग दिखाने हैं, तो भूगोल का हम लोग मानचित्र यूज करेंगे, जिसमें विश्व का भौतिक मानचित्र आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विश्व का भौतिक मानचित्र आ जाएगा। भौतिक मानचित्र में क्या क्या दिखाया जाता है? भौतिक मानचित्र में पर्वत, पठार, आपका मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, ठीक, सागर या समुद्र आपके यहाँ पर लिखा ही है, समुद्री मार्ग, बंदरगाहें वही सागर में ही आपका आ जाएगा, पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महाद्वीप, महासागर, ये सब कुछ भौतिक मानचित्र में आपका दिखाया जाता है। इतना तो आपको पता ही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और राजनीतिक मानचित्र में क्या दिखाया जाता है? देश को दिखाया जाता है, दुनिया को दिखाया जाता है, सीमाओं को दिखाया जाता है, सीमाओं को दिखाया जाता है ना, नगरों की सीमाएं, राज्य की सीमाएं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, ये सब कुछ आपका राजनीतिक मानचित्र में दिखाया जाता है, ठीक, विश्व के मानचित्र में। तो राइट आंसर विश्व का भौतिक मानचित्र यहाँ पर हो जाएगा। अगर यहाँ पर लिखा होता कि भारत का हमको दक्कन का पठार बच्चों को दिखाना है, तब किसका प्रयोग करेंगे? तब भारत के भौतिक मानचित्र का प्रयोग करेंगे, अगर भारत का कोई स्थान यहाँ पर बताया जाता। लेकिन बंदरगाह, ऐतिहासिक समुद्री मार्ग, ये दुनिया विदेशों में जाते थे, इसलिए यहाँ पर विश्व का भौतिक मानचित्र का इस्तेमाल करेंगे। चलो आगे बात करूँ। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रीय वंश के विषय पर पाठ योजना बनाते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का पहला कदम क्या होगा? अगर शिक्षक क्षेत्रीय वंश के विषय पर पाठ योजना बना रहा है तो उसका पहला उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा? उसका प्राथमिक उद्देश्य होगा अधिगम उद्देश्य का पठन करना, है ना, फ्रेम लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, करेक्ट। आपका ये सेकेंड आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर है, आदिवासी समुदायों के बारे में पढ़ाने के लिए सबसे अर्थपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विधि क्या हो सकती है? क्या क्या आपसे पूछा है? आदिवासियों समुदाय से है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को समझो तभी कर पाओगे। आदिवासी समुदायों के बारे में आपको पढ़ाना है, उसके लिए शिक्षा शास्त्र की विधि क्या हो सकती है? विभिन्न आदिवासी समुदायों पर दृश्य सामग्री को दिखाना, आदिवासी गीतों नृत्यों के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना, अपनी जीवंत वास्तविकताओं के
में बात करने या बोलने के लिए आदिवासी समुदाय से किसी को आमंत्रित करना, ये सबसे उपयुक्त हो जाएगा। आदिवासी लोग को ही बुला लेना चाहिए, है ना, जो कि अच्छी तरीके से क्लास में बता दे बच्चों को, क्योंकि पढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। ये थर्ड वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये सब गलत हैं आपके। ठीक, थर्ड राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आदिवासी विषय के बारे में। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका, बैलेंस्ड रिपोर्टिंग एज अ टीचर यू विल हैव टू डिस्कसिंग थीम। तो डिस्कस करना है संतुलित रिपोर्ट। संतुलित रिपोर्टिंग का मतलब है कि दोनों पक्ष की बात करें, दोनों पक्ष की बात करें, वो भी निष्पक्ष होकर। निष्पक्ष होकर आपको बात करनी है दोनों पक्षों की, बराबर दोनों तरफ, है ना। जनसंचार माध्यम मास मीडिया के महत्व पर चर्चा करनी होगी तथा विद्यार्थियों के लिए मुख्य समाचार पढ़ना अनिवार्य करना होगा। अनिवार्य करना होगा, ये नेगेटिव में आता है, किसी चीज़ को अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। पहला तो गलत हो ही गया आपका। बड़े व्यावसायिक संस्थानों, क्योंकि संतुलित रिपोर्टिंग की बात की गई है मूल विषय की, मीडिया घरानों में उनकी पूंजी लगाने और राजस्व उत्सर्जन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना होगा। नहीं, अगर जो मीडिया है जो संतुलित रिपोर्ट बनाएगी, अगर उसमें सिर्फ पूंजी लगाने वाले का ही उसमें महत्वपूर्ण योगदान को दिखाएगी तो ये संतुलित नहीं हुई, ये तो एक पक्ष की बात करेगा ना। समाचार चयन के पहलुओं तथा कुछ परिप्रेक्ष्यों का समावेश या बहिष्करण करने को संबोधित करना होगा। कक्षा में विवादास्पद चर्चाओं की अपेक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक में दिया गया केवल वही प्रस्तुत, केवल तो गलत होता ही है आपका। तो थर्ड जवाब आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। संतुलित रिपोर्टिंग क्या होगा, समाचार चयन के पहलुओं कुछ परिप्रेक्ष्यों का समावेश या बहिष्करण करने को संबोधित करना होगा। थर्ड जवाब राइट जवाब है आपका। उसके बाद मैं अगला आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाऊं, यहाँ पर कहता क्या है समझो। विविधता के बारे में पढ़ाते हुए हम छात्रों में निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, कौन सा दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं अगर हम बच्चों को विविधता पढ़ाएं। विविधता का मतलब मैंने कई बार बताया, लोगों की भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, कोई पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, असमिया, गुजराती ये बोल सकता है, ये भाषाओं में विविधता। जातियों में भी विविधता है, जाति नहीं कहूँगा, गलत, इसको हटाओ, जाति मुझे माफ़ करना, जाति शब्द मेरे मुख से निकल गया। धर्म, किसी का धर्म हिंदू है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है ना, तो ये क्या है, ये भी एक विविधता है। त्योहार, कोई बिहू मनाता है, कोई ओणम मनाता है, कोई कुछ मनाता है ना, तो ये त्योहारों में विविधता है। खानाओं में विविधता, पकवान में भी विविधता है, पहनावे में विविधता, ये है आपकी विविधता, डाइवर्सिटी। ठीक, विविधता को विविध लक्षणों के रूप में माना जा सकता है, करेक्ट। ये लोगों में असमानता और भेदभाव फैलाती, बिल्कुल भी असमानता भेदभाव नहीं फैलाती है। बी को सबसे पहले हटाने का काम करोगे आप लोग तो आपके सामने ACD करेक्ट हो जाएगा। किसी भी आधार पर लोगों से भेदभाव हटाने का प्रयास करती है, उन्हें पास लाती है, ये लोगों में व्याप्त अंतरों को पहचानती है और स्वीकार करती है, करेक्ट, फोर्थ विकल्प। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। कक्षा में परिचर्चा के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें एक अच्छे अध्यापन अधिगम के स्रोत के रूप में कार्य कर सकती हैं अगर शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से उच्च स्वर में पढ़ने के लिए कहती है। उच्च स्वर में ये गलत होता है, उच्च स्वर में, ठीक। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्नों में संलिप्त रहने के लिए कहती है, पाठांत प्रश्नों के लिए उत्तर बनाने के लिए कहती है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों से बाहर की पुस्तकों एवं अन्य सामग्रियों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। जो पाठ्यक्रम है उनको बाहर को पढ़ने को कहती है। हतोत्साहित लिखा है, हतोत्साहित, जो कि गलत है, प्रोत्साहित होता तो सही होता, हतोत्साहित आपका गलत होता है। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए प्रोत्साहित करते, देखने के लिए, देखना है या पढ़ना है, पढ़ने के लिए करो तो बात सही है, देखना ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो केवल और केवल बी यहाँ पर करेक्ट आपका जवाब होगा। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्नों में संलिप्त रहने के लिए कहती है, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न होते हैं, और पाठ के अंत प्रश्नों के लिए उत्तर बनाने के कहती है, ये करेक्ट है। पहले प्रश्न बनाओ फिर उनके उत्तर बनाओ, ये करेक्ट है, ठीक, क्योंकि अधिगम स्रोत के रूप में कार्य करेगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्लास्टिक को क्यों प्रतिबंधित कर देना चाहिए।
विषय पर अपने विद्यार्थियों को आलोचनात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। इसके लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी? उसको क्या बताना है, किस विषय पर? प्लास्टिक को क्यों प्रतिबंध कर देना चाहिए, आखिर प्लास्टिक को क्यों मैनेज करना चाहिए, क्यों उसको कम उपयोग करना चाहिए, आपको बताना है। प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में भ्रमण करना। भ्रमण करोगे क्या इससे प्रतिबंध होगा? बताना आपको प्रतिबंध क्यों करना चाहिए, इसका कारण क्या है, कारण ढूंढो, कोई घूमने की बात नहीं। विद्यार्थियों को प्लास्टिक से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठे को कहना। इकट्ठे करने से क्या होगा, कोई प्रतिबंधित थोड़ी ना होगा। विद्यार्थियों को प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को एक, ये उपयोग भी गलत है। प्लास्टिक से समुद्री जीवों पर क्या प्रभाव डाला, क्या डाला इसने, प्लास्टिक ने, इस पर वृत्तचित्र दिखाना और बाद में इसके पारिस्थितिकी तंत्र पर जो प्रभाव पड़ा है जलीय जीव पर, उनको दिखाना। तब बच्चों को पता चलेगा कि प्लास्टिक को हम लोगों को क्यों नहीं यूज करना चाहिए, तब पता चलेगा। ठीक, क्योंकि जितनी भी प्लास्टिक होती ना, ये आखिरकार अंत में समुद्र में ही, जितनी भी गंदगी समुद्र में ही बहा दी जाती है। जो समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं वो अपना प्लास्टिक ही खाने लगते हैं, तो इस कारण उन पर पारिस्थितिकीय तंत्र पर गंभीर प्रभाव इसका देखने को मिलता है। करेक्ट। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को समर्थ बनाते हैं? समानता तथा सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों का महत्व समझना, समाज के क्रियाशील, जिम्मेदार तथा विचारशील सदस्य बनना, प्राप्त विचारों, संस्थाओं तथा प्रथाओं के साथ, कोई भी प्रथा है, संस्था है, प्राप्त विचार है, उनके साथ कर्मठता से समनुरूप होना, ये बिल्कुल गलत है। प्रथाओं के साथ क्या आपको समरूप होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई प्रथा गलत है, गलत का हम साथ नहीं देंगे, अच्छी होगी तो साथ देंगे, कोई भी प्रथा के साथ नहीं ऐसा करेंगे। सी तो आपको हटाना ही पड़ेगा, हटा दिया, बचा आपका ABD। ABD आपका करेक्ट जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, A हो जाएगा, B हो जाएगा। ये समझना कि समाज की संरचना कैसे होती है, कैसे उसे व्यवस्थित और शासित किया जाता है, ये करेक्ट, C को छोड़ करके। उसके बाद अगला आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में बिरले ही एक सही उत्तर होता है। क्या लिखा है ये? सामाजिक विज्ञान में बिरले ही एक सही उत्तर होता है, एक सही उत्तर होता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय उपागम को परिभाषाओं के प्रयोग से बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, ये बात करेक्ट है आपकी। इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है। इट इज चैलेंजिंग टू अराइव एट वन करेक्ट आंसर इन सोशल साइंस। बिरले का मतलब है बहुत ही कम, बहुत ही कम। सामाजिक विज्ञान में बहुत ही कम एक सही उत्तर होता है। दोनों आपके कैसे हो जाएंगे, करेक्ट यहाँ पर हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक स्रोतों पर आधारित अंग्रेजों के वास्तुशिल्प पर शिक्षक एक परियोजना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है? कौन सा आपका प्राथमिक स्रोत है, आपको जवाब यहाँ पर दे देना है। प्राथमिक स्रोत, हाँ अब मेरे को बात याद आ गई, आपके सिलेबस में एक स्रोत वाला भी चैप्टर है, यहीं पर निपटा देता हूँ, लगे हाथ। स्रोत समझो, एक प्राथमिक स्रोत है, एक सेकेंडरी सोर्स है, इनको समझो। जो प्राथमिक होगा ना, प्राथमिक क्या होता है, ये प्रत्यक्ष होता है। आंख से देखी गई कोई भी घटना आपकी प्रत्यक्ष है। जैसे मैंने आंख से भूकंप देखा, मैंने आंख से मौसम बारिश देखी, आंख से कोई चीज आपकी प्रत्यक्ष है। किसी की आत्मकथा है, वो क्या है, प्रत्यक्ष है। ठीक, तो उसको बोलेंगे प्राथमिक स्रोत। और द्वितीयक स्रोत क्या होता है? द्वितीयक स्रोत होता है आंकड़ों का संग्रह। कोई भी आंकड़ा आपको दे दिया गया है, किसी चीज का आपको संग्रह दे दिया गया है, कोई भी आपकी किताब है, ठीक, कोई भी किताब, एनी बुक, तो आपकी वो द्वितीयक स्रोत में आती है। अभी आपको समझाऊंगा। उपन्यास दूसरे में आ जाएगी, द्वितीयक स्रोत। समाचार पत्र, ये भी द्वितीयक में आएगी। राष्ट्रपति भवन, ये द्वितीयक में नहीं आएगा क्योंकि इसको हम आंख से देख सकते हैं, प्रत्यक्ष। मीनाक्षी मंदिर, ये भी द्वितीयक में आपकी आ जाएगी। द्वितीयक में नहीं, मीनाक्षी मंदिर आपका ये भी फर्स्ट में आ जाएगा। परंतु आपको बताना क्या है, प्राथमिक स्रोत पर आधारित अंग्रेजों के वास्तुशिल्प, अंग्रेजों ने भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण किया, जो कि करेक्ट हो जाएगा, ये प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर भारत के लोगों ने ही बनाया, कोई अंग्रेजों के वास्तुशिल्प इसमें नहीं है। समझो आप लोग, थर्ड जवाब हो जाएगा।
मैं प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के बारे में यहीं पर थोड़ा बता दूं ताकि कंसेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप लोग समझो सबसे पहले प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्स, परिभाषा। वे स्रोत जो किसी घटना, समय, अवधि या विषय का पहला हाथ का या प्रत्यक्ष विवरण या प्रमाण देते हैं, वह होते हैं प्राथमिक स्रोत। उदाहरण के तौर पर डायरी, पत्र, भाषण, इंटरव्यू, साक्षात्कार, सर्वेक्षण, डेटा तुरंत का सर्वेक्षण किया जाता है, प्रत्यक्ष किया जाता है, प्राथमिक में आएगा। फोटोग्राफ, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मूल शोध पत्र, आंकड़े, मूल आंकड़े, कानूनों के मूल पाठ, ये क्या है, ये आएंगे आपके प्राथमिक स्रोत में। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, पेपर में एक क्वेश्चन यहां से आपका पूछ लिया जाएगा। अब आप लोग समझो यहाँ पर द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्स, परिभाषा। वे स्रोत जो प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण करते हैं, व्याख्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, उनका संश्लेषण करते हैं। ये आमतौर पर प्राथमिक स्रोत से घटित होने के बाद लिखे जाते हैं। जो घटनाएं पहले से घटित हो चुकी हैं उनका विवरण, व्याख्या, संश्लेषण, विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर ऐतिहासिक पुस्तकें और लेख जो प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण करते हैं। विश्वकोश, पाठ्य पुस्तकें, किसी घटना पर लिखी गई समीक्षा या निबंध, उपन्यास, पत्रिकाएं, समाचार पत्र जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं होते हैं, अखबारों की कतरन इकट्ठा करना, आंकड़ों का संग्रह करना, ये आपके आ जाएंगे द्वितीयक स्रोत में। तो मैंने प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनसे किसी परियोजना के अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जा सकता है। अभिलेख, पावर पॉइंट, पेन पेपर, स्क्रैप बुक और रेखा चित्र। यहाँ पर क्या लिखा है, किसी परियोजना से अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जा सकता है, अभिलेख से किया जा सकता है, अभिलेख से ही मात्र। केवल और केवल ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, सब गलत दिए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद अगला यहाँ पर है आपका क्वेश्चन जो कि कॉग्निटिव प्रक्रिया के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। संज्ञानात्मक प्रक्रिया वाला कौन सा प्रश्न है, ढूंढो आप लोग। विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है। हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, समझाइए। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे। इमारतों के निर्माण की कला तुर्कों ने क्या बदलाव प्रस्तावित किए। निर्माण की कला में तुर्कों ने क्या बदलाव प्रस्तावित किए। क्या इससे कोई संज्ञानात्मक प्रक्रिया आपको मूल्यांकन पहलू का आकलन करता दिखाई पड़ रहा है। डी तो आपका बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि डी आपका है ही नहीं, गलत। ए बी सी। यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है किस प्रकार से हरित क्रांति ने आत्मनिर्भर बनाया, इसको समझाना है तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया आपकी होगी। औरंगजेब को कैसे उत्तरदायी ठहराएंगे, क्वेश्चन मार्क है ना। तुर्कों ने क्या बदलाव प्रस्तावित किए, बदलाव क्या इमारतों के निर्माण में बदलाव प्रस्तावित किए। ये कोई संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन नहीं करता है। डी इसलिए गलत आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रिया विधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ बोध को विकसित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना। बोर्ड लेवल स्तरीय परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना। निर्देशिकाओं का पालन करना ये गलत होता है, पालन करना ठीक। सी को तो हटाओ आप लोग, हटाओ। ए भी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी, ए और बी। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। कौन सा क्षेत्र विश्व के फलोद्यान के रूप में जाना जाता है या उद्यान के रूप में, और क्यों जाना जाता है। तो ये क्षेत्र आपको जवाब आपको पता होना चाहिए। भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश फलोद्यान के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर खट्टे रसदार फल पाए जाते हैं, अंगूर, जैतून, नींबू जैसे, ठीक।
तो क्यों जाना जाता है, क्यों लगा है, इसलिए ये विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। कौन सा राज्य फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है? कौन सा राज्य फूलों की घाटी? भारत में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है? मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या है? भारत में कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित है? बच्चे ने बता दिया कि मध्य प्रदेश कर्क रेखा पर है ना। गुजरात आपके उस पर है। तो बताने इससे कोई विश्लेषणात्मक योग्य ये कुछ नहीं होगा। डी तो आपका हटेगा ही हटेगा। तो डी आपका कैसा हुआ? ये भी गलत हुआ। कौन सा राज्य भारत का? बच्चे ने बता दिया कि फूलों की घाटी इसको बोलते हैं, राज्य का नाम ले लिया बच्चे ने। तो इससे भी कोई विश्लेषणात्मक योग्यताओं का आकलन नहीं मिलेगा। बी और डी आपके गलत हो जाएंगे। बी इसमें है और डी तो आपका गलत है ही। ए सी राइट हो जाएगा कि कौन सा राज्य मसालों में प्रथम आता है और उसके लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं, इस पे ये हो जाएगा आपका। और आपका कौन सा मैंने बताया? विश्व वाला, ये पहला, ये हो जाएंगे। ठीक, बी और डी कैसे हैं? बी और डी आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट उत्तर आता है। जैसे मान लो फूलों की घाटी किसे कहते हैं, मैंने लिख दिया उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहते हैं। तो आपका जवाब आपके सामने आ गया, एक ही शब्द में आ गया कि उत्तराखंड बच्चे ने बोल दिया। कर्क रेखा आपने कह दिया कि मध्य प्रदेश। बस खेल खत्म, एक ही शब्द में दोनों बातें खत्म हो गई। अगर बच्चे से पूछा फलोद्यान क्यों कहते हैं के रूप में जाना जाता है, क्यों जाना जाता है, तो बच्चा उस पर अधिक बात करेगा, केवल एक शब्द में उसको समाप्त नहीं कर पाएगा। और राज्य मसाले में प्रथम आता है, क्यों आता है, उसके लिए भौगोलिक परिस्थितियां बताओ, तो विस्तार से उसको बताना पड़ेगा। ये एक शब्द में इनके उत्तर आ जाएंगे, इसलिए ये दोनों गलत हैं। समझे ना? समझ गए आप लोग? आगे बात करूं मैं। अगला प्रश्न यहां पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पहलू पर आकलन करते हैं? किसका? स्मरण की बात की गई। अब स्मरण वाले कथन आपको ढूंढ लेने हैं फटाक से। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए हैं? कौन से 2 एक्ट पारित किए गए हैं? आकाश गंगा क्या है? हमारी आकाश गंगा के निकटतम कौन सी आकाश गंगा है? तो ये स्मरण पर आधारित है बच्चों को, है ना, ये स्मरण पर आधारित। बी तो आपका करेक्ट है। कि आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से कार्य करता है, क्या वह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बताता है? ये स्मरण आधारित नहीं है, इस पर बच्चा विचार विमर्श करेगा। ये कोई स्मरण आधारित नहीं है। सी को सबसे पहले हटा दिया मैंने, ये स्मरण आधारित नहीं है। क्या समस्याएं हो सकती हैं यदि राज्य सरकार, संघीय सरकार 2 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा संचालित हों? ये भी स्मरण आधारित नहीं है, इस पर भी विचार विमर्श करना पड़ेगा। डी वाला भी गलत कर दिया मैंने। तो आपका कौन से 2 एक्ट पारित किए गए? बच्चा एक्ट का नाम बता देगा अगर उसको स्मरण में होगा। आकाश गंगा के कौन सी निकट आकाश गंगा है, उसका नाम भी बच्चा बता देगा अगर उसको स्मरण होगा। तो इसलिए ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये स्मरण आधारित क्वेश्चन है। ठीक, रिमेंबरिंग एस्पेक्ट। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं? बहुल परिप्रेक्ष्य, बहुत से परिप्रेक्ष्य। वे कौन से कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करते हैं? वनों की कटाई के क्या हानिकारक प्रभाव हैं? दक्षिण अमेरिका के मुख्य भौतिक खंड कौन से हैं? बहुदल तंत्र के क्या गुण दोष हैं? बहुदल की बात कर दी गई, इसलिए केवल और केवल डी आपका करेक्ट राइट जवाब यहां पर हो जाएगा। ठीक, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर द एंड। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिएगा, है ना। ज़्यादा चिंताएं मत घेरने दो, चिंताओं को अपने पास में, ज़्यादा हड़बड़ी में मत रहो, शांति से रहो, अच्छे से जियो, मौज में रहो, मस्ती में रहो, ज़्यादा टेंशन मत पालो, है ना। पढ़ने पर थोड़ा फोकस करो। ठीक, परीक्षा का समय बहुत ही नज़दीक है, अच्छे से तैयारी करो, मस्त रहो। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।